नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस की यात्रा के पहले दिन 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दशक वर्ष मना रहा है। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदस्य देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करते हैं। पीएम ने कहा कि 21वीं सदी भारत आसियान देशों की सदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जिक्र किया और कहा कि पिछले एक दशक में इस नीति ने भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा, दिशा और गति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में आसियान क्षेत्र के साथ भारत का व्यापार लगभग दोगुना होकर $130 बिलियन से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 7 आसियान देशों के साथ सीधी उड़ान सेवा शुरू की है। साथ ही भारत और ब्रुनेई के बीच जल्दी ही सीधी उड़ानें शुरू हो जाएंगी। शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुआंग प्राबांग के प्रतिष्ठित रॉयल थिएटर में लाओ रामायण फ्रा लाम का अवलोकन किया। लाओस में आज भी रामायण के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह है। यह महाकाव्य दोनों देशों के बीच साझा विरासत और सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। दोनों देश अपनी साझा विरासत को संवारने के लिए मिलकर काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाओ पीडीआर के सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं द्वारा आयोजित आशीर्वाद समारोह में हिस्सा लिया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों का एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वियंगचांग स्थित अपने होटल पहुंचे तो भारतीय संस्कृति और परंपराओं से अभिभूत लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की जबरदस्त चाहत देखी गई। साथ ही असम के बिहू के रंग की अलग छटा भी यहां देखने को मिली। लाओस यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष नेताओं के साथ क्षेत्रीय, वैश्विक और आपसी हितों से जुड़े अनेक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के शीर्ष नेताओं से बातचीत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, अपने मित्र प्रधानमंत्री अल्बांसे से मिलकर खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से बातचीत करना हमेशा खुशी की बात होती है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के साथ बहुत अच्छी और सकारात्मक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, फिलीपींस के राष्ट्रपति बोंगबोंग मार्कोस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी अब एक्शन मोड में है। हार के कारणों की समीक्षा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई। कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी, अजय माकन और हरियाणा राज्य प्रभारी अशोक गहलोत शामिल हुए। तो वहीं समीक्षा बैठक में कांग्रेस के कई प्रमुख चेहरे गायब रहे। हरियाणा की अंबाला कैंट सीट से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर पाल परी का कहना है कि उन्हें चुनाव में हरवाया गया। पार्टी ने साजिश के तहत बागी उम्मीदवार खड़ा कराकर उन्हें हराया। उन्होंने कुमारी शैलजा के समय पर नहीं आने को भी चुनाव में हार का एक प्रमुख कारण बताया। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इंडिया गठबंधन की सराहना की है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वहां अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा है। भाजपा नेता अनिल विज ने हरियाणा में हार को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी रख देनी चाहिए। वहीं अनिल विज ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी को करनी और भरनी कहकर निशाना साधा। ईवीएम मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तंज कसा। उनका कहना है कि कांग्रेस जब हारती है तो उसे ईवीएम याद आती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नवनिर्वाचित विधायकों ने उमर अब्दुल्ला को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है।
सभी नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में सर्वसम्मत से उमर अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इसकी पुष्टि की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब कांग्रेस से समर्थन पत्र प्राप्त करने की औपचारिकता बाकी है। जैसे ही समर्थन पत्र प्राप्त होगा, राजभवन जाकर उमर अब्दुल्ला उपराज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुने जाने पर नवनिर्वाचित विधायक दल के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने धन्यवाद जताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन हासिल हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बनेंगे। केवल गठबंधन की ओर से इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। नई सरकार संभवतः शनिवार या सोमवार को शपथ ले सकती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत हासिल की है। 4 निर्दलीय सदस्यों के समर्थन देने का भी ऐलान किया गया है। कांग्रेस को इस चुनाव में 6 सीटों पर जीत मिली है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 86 वर्षीय टाटा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। बुधवार देर रात उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा को वर्ली शमशान घाट पर श्रद्धांजलि दी। इससे पहले रतन टाटा का पार्थिव शरीर मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। यहां उन्हें देश भर की नामी गिरामी हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 119वें वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के चेयरमैन रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने कहा कि रतन टाटा ने टाटा समूह की कमान ऐसे वक्त में संभाली जब टाटा समूह में अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि रतन टाटा लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले और नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने रहे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रतन टाटा को याद करते हुए कहा कि रतन टाटा का भारत के आर्थिक क्षेत्र में योगदान अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि रतन टाटा को महान व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में रतन टाटा को श्रद्धासुमन अर्पित किए। रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया था। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर आप आज की भावनाओं, स्नेह, सम्मान को देखें तो मुझे उद्योग जगत में ऐसा कोई व्यक्ति याद नहीं आता जिसने बहुत व्यापक वर्ग के लोगों में इस तरह की भावना पैदा की। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने रतन टाटा के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि रतन टाटा का नाम भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास का समानार्थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शक्तिकांत दास ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि वे भारत के पुत्र थे और उनके निधन से बहुत आहत हैं। जमशेदपुर के टाटा स्टील के पद्म विभूषण रतन एन टाटा की स्मृति के सम्मान में अपने परिचालन स्थानों पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया। जमशेदपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को गुरुवार को जनता के लिए खोल दिया गया। टाटा स्टील के सभी परिचालन संस्थानों पर एक साथ पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां कर्मचारी, कंपनी और राष्ट्र के लिए उनके योगदान का सम्मान करने साथ आए। वहीं टाटा वर्कर्स यूनियन ने जमशेदपुर में अपने कार्यालय में विशेष श्रद्धांजलि सभा आयोजित की। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का 5वें दिन भी आमरण अनशन जारी है। आरजीकर अस्पताल में हुए हत्या और बलात्कार मामले में न्याय की मांग को लेकर डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को लेकर जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने मौखिक आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट ऑफ पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव ने 3 महीने की डेडलाइन दी। लोकायुक्त पुलिस ने जांच तेज कर दी है। लोकायुक्त पुलिस ने मल्लिकार्जुन स्वामी, जो कि सिद्धारमैया की पत्नी के बड़े भाई हैं, और देवराज, जो कि जमीन के मालिक हैं, इन दोनों को आज पूछताछ के लिए बुलाया था। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को लेकर अहम कदम उठाया है।
मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि अब बाबा विश्वनाथ को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद मंदिर प्रशासन की देखरेख में निर्मित कराकर श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हावड़ा स्थित बेल्लूर मठ में दर्शन किए। अब बुलेटिन में फिलहाल वक्त बेल्लूर मठ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दर्शन किए और भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को शीश महल का नाम दिया है और असंवैधानिक तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को बंगले की चाबियां सौंपने का आरोप किया है। फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। भैया घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। हाथरस भगदड़ मामले में नारायण साकार हरि न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए। न्यायिक आयोग के सामने नारायण साकार हरि ने अपने बयान को दर्ज कराया। नारायण साकार के वकील AP सिंह ने कहा कि चार्जशीट में बाबा का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए रेलवे तैयारियों में जुटा हुआ है। महाकुंभ के भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिसकी निगरानी सेंट्रल कंट्रोल रूम से की जाएगी। उत्तराखंड के चमोली में स्थित सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। हेमकुंड साहिब सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में दुर्गाष्टमी के दिन अनुष्ठान किया। इस अवसर पर यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार झूठ फैलाया जा रहा था, समाज को बांटने और तोड़ने का काम किया जा रहा था, उसका जवाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने भरपूर तरीके से दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तमिलनाडु हिज्ब उत तहरीर मामले में मुख्य आरोपी फैजुल रहमान के घर पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान NIA ने आरोपी के घर से डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों सहित कई आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। सेंसेक्स आज 144 अंक की तेजी के साथ 81,611 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 16 अंक की तेजी रही और ये 24,998 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 में तेजी देखी गई और 13 में गिरावट देखी गई। निफ्टी में दर्ज 50 शेयरों में से 27 में गिरावट दर्ज की गई, 23 में तेजी देखी गई। NSE के फार्मा सेक्टर में सबसे ज़्यादा 2.01% की गिरावट दर्ज की गई। गरुड़ कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख है। शाम तक इसका IPO टोटल 7.36 गुना सब्सक्राइब है। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 179 रुपये गिरकर 74,830 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। इससे पहले इसका दाम 75,009 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ये 350 रुपये गिरकर 88,311 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इससे पहले चांदी 88,661 रुपये पर थी। TCS को दूसरी तिमाही में
11,909 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। टीसीएस ने वित्त वर्ष 2024-2025 के दूसरे तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजों के अनुसार सालाना आधार पर टीसीएस का मुनाफा 5% बढ़ा। स्थानीय स्तर पर त्योहारी मांग के कारण थोक जिंस बाजार में अधिकांश खाद्य तेलों के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अधिकतर खाद्य तेलों के दाम 1,832 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए हैं। वहीं तेल और तिलहन के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर रहा। उधर वैश्विक स्तर पर अमेरिकी क्रूड 1.77% तेजी के साथ $74.54 प्रति बैरल पर पहुंच गया। विश्व बैंक ने भारत में घरेलू मांग की मजबूती और श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे संकटग्रस्त देशों में तेजी में सुधार का हवाला देते हुए 2024 में दक्षिण एशिया के लिए अपने वृद्धि अनुमान को 6.0% से आगे बढ़ाकर 6.4% कर दिया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के लिए विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। विकास दर अनुमान में बढ़ोतरी कृषि उत्पादन में सुधार और निजी खपत में वृद्धि के कारण की गई है। दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर ने कहा कि भारत में उपभोक्ताओं का एक उभरता वर्ग है जो अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका और पाकिस्तान संकट से उबर रहे हैं। नेपाल और भूटान में पर्यटन के कारण सुधार हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के पूर्वानुमान को 7.2% पर बनाए रखा है। दिल्ली के रमेश नगर से पुलिस ने 2,000 करोड़ की कोकीन जब्त की है। दिल्ली पुलिस कोकीन तस्कर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी कर रही है। दक्षिण कोरिया की लेखिका हेन कांग को साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्जेंटीना में मुद्रास्फीति की दर धीमी होने लगी है। वहां पर विश्लेषकों को 2024 में पूरे साल की मुद्रास्फीति लगभग 124% रहने की उम्मीद थी। भले ही सितंबर में मुद्रास्फीति अक्टूबर में मासिक वृद्धि के समान के दर से 3.5% के महीने दर महीने की धीमी दर रहने की उम्मीद है। मोजाम्बिक के लोगों ने 2024 के आम चुनाव के लिए मतदान करना शुरू कर दिया है। इस चुनाव प्रक्रिया में देश के लोगों ने अपने पसंदीदा राष्ट्रपति और संसद के 250 सदस्यों के साथ साथ प्रांतीय विधानसभाओं के 794 सदस्यों के लिए मतदान किया। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई चेंग ते का कहना है कि ताइवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार चीन को नहीं है। इजरायली सेना 3 मोर्चे पर ताबड़तोड़ सैन्य अभ्यास जारी रखे हुए है। ये सैन्य अभियान लगातार जारी है। योम किपुर के करीब आते ही इजराइल में यहूदी सदियों पुराने रीति रिवाज के जरिए प्रायश्चित दिवस की तैयारी भी कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में होरी राष्ट्रीय उद्यान में आग से 3 हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए गए 80 साल पुराने चीड़ के पेड़ नष्ट हो गए। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन और इनसे संबंधित अन्य बैठकें कल लाओस की राजधानी वियनशियाने में होंगी। अमेरिका के फ्लोरिडा में मिल्टन तूफान को लेकर अधिकारियों ने चेतावनी जारी की है। तूफान जानलेवा हो सकता है। मिल्टन तूफान को लेकर अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक इलाके में अलर्ट है। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर के अनुसार हालिया सालों में उत्तरी अटलांटिक में ये सबसे शक्तिशाली और भीषण तूफान है। नाटो प्रमुख मार्क रट ने लंदन में त्रिपक्षीय बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बातचीत की। तीनों ने आने वाले महीनों में रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को समर्थन देने के मुद्दे पर चर्चा की। रूट ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से परमाणु मुद्दे पर बढ़ती बयानबाजी की पृष्ठभूमि में नाटो 14 अक्टूबर को अपना वार्षिक परमाणु अभ्यास शुरू करेगा। इजरायली वायुसेना ने सीरिया में हिजबुल्लाह के आतंकवादी सेल के प्रमुख को मार गिराया है। इजरायली वायुसेना ने एक्स पर यह जानकारी दी है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्सेटी ने रतन टाटा के निधन पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, भारत और दुनिया ने आज एक बड़े दिल वाले शख्सियत को खो दिया है। WWW की लिव इन प्लेनेट रिपोर्ट 2024 में कहा गया है कि महज 50 वर्षों में 1970 से 2020 में वैश्विक स्तर पर निगरानी वाले वन्यजीव आबादी के औसत आकार में 73% की भारी गिरावट आई है।
स्पेन के टेनिस स्टार 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया है। नडाल ने कहा कि डेविस कप फाइनल के बाद वे टेनिस को अलविदा कह देंगे। राफेल नडाल ने सोशल मीडिया के जरिए टेनिस से संन्यास लेने का ऐलान किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नडाल ने 13 अलग अलग भाषाओं में लिखा, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नडाल ने डेविस कप फाइनल को अपने आखिरी टूर्नामेंट के रूप में चुना है। बीसीसीआई ने उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने पाकिस्तान के खिलाफ ट्रिपल सेंचुरी जड़कर इतिहास रच दिया है। हैरी ब्रूक ने मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन ये उपलब्धि हासिल की। पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 823 रन का विशाल स्कोर बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी और 267 रन की बढ़त हासिल की। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप चैंपियनशिप का आयोजन अगले साल भारत में होना है। टीम के हेड कोच सुनील जे मैथ्यू ने टूर्नामेंट के आयोजन पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये टूर्नामेंट पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है और भारत में ब्लाइंड फुटबॉल के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये पहली बार है जब महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन भारत में किया जा रहा है। फिनलैंड में खेले जा रहे आर्कटिक ओपन महिला सिंगल के क्वार्टर फाइनल में मालविका बंसरोड को थाईलैंड से हार का सामना करना पड़ा है। ग्रीस के फुटबॉलर जॉर्ज बैडलॉक का शव स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ मिला। पुलिस जॉर्ज बैडलॉक की मौत के कारण का पता लगाने में जुटी है। वुहान ओपन टेनिस प्रतियोगिता में आर्यन सबालेंका ने तीसरे दौर में जगह बना ली है। सबालेंका ने चेक रिपब्लिक की कैटरीना सिनियाकोवा को 6-4, 6-4 से शिकस्त दी है। वहीं अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने लगातार तीसरे दौर में जगह बनाई है। कोको गॉफ ने बुल्गारिया की विक्टोरिया तोमोवा को शिकस्त दी है। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने अपना 34वां जन्मदिन मनाया। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1990 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ। गायक रैपर किंग आज 27 वर्ष के हो गए। भारतीय रैप सनसनी किंग अपनी अनूठी ध्वनि और संबंधित गीतों के लिए तेजी से प्रसिद्धि में आए हैं। बॉलीवुड की जानी मानी पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के प्रतिभागी शुभजीत चक्रवर्ती की तारीफ की है। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर जल्द ही आने वाले इंडियन आइडल सीजन 15 के ऑडिशन में कोलकाता के 22 वर्षीय शुभजीत चक्रवर्ती ने अपनी प्रतिभा से सबको चकित कर दिया है। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना 82वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। उनके जन्मदिन को लेकर केबीसी में विशेष एपिसोड की तैयारी की गई है। बिग बॉस 18 में तमिल एक्ट्रेस श्रुतिका अर्जुन बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुई हैं। शो में जाने से पहले श्रुतिका ने अपनी नई जर्नी को लेकर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों शेयर किया है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 30 मिनट 50 सेकंड के इस ट्रेलर में आपको कॉमेडी का भी तड़का देखने को मिलेगा। फिल्म सरफिरा 11 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।